क्लास स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। पिछले 2 वीडियो या मध्यकाल के 3 वीडियो अभी तक हो चुके हैं, जिनमें सबसे पहले हमने बाबर के बारे में पढ़ा, फिर हुमायूं के बारे में पढ़ा, फिर अकबर के बारे में पढ़ा। और हुमायूं के पहले और हुमायूं के बाद, हुमायूं के बाद अकबर, लेकिन हुमायूं के पहले जो ये टेन्योर है 1540 से 45, ये 5 साल का ये सूर वंश का शासक रहा। इसमें शेर शाह सूरी, ये जो नोट्स है ये हम UPPCS, RO एंड ARO, इसके बाद CDS, NDA, जितनी भी स्तरीय परीक्षाएं हैं उनमें ये शेर शाह सूरी, इसके बाहर आपका एक भी सवाल नहीं जाने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फैक्चुअल है, बहुत सारी चीज़ें जहाँ भी फैक्ट है वो हम पढ़ते रहेंगे, कुछ भी अगर कॉन्सेप्ट होगा तो हम वो डिस्कस कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो चीज़ डिस्कस नहीं की गई है तो आप कृपया कमेंट कर दें, हम उस पर दोबारा बात कर लेंगे। चलिए, शेर शाह का जन्म 1472 में बैजवाड़ा कहाँ पे, होशियारपुर पंजाब में हुआ। कानूनगो एक इतिहासकार थे। कानूनगो के अनुसार शेर शाह का जन्म 1486 में, मतलब दोनों में अंतर है, कोई कहता है 1472 में, कोई कहता है 1486 में। तो कानूनगो कहते हैं 1486 में हुआ। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। खूब छोटी कक्षाओं में पढ़ाया गया है कि शेर शाह के बचपन का नाम क्या था, फरीद था। शेर शाह के पिता हसन खां सासाराम का एक छोटा सा जागीर था। अब ये सासाराम कहाँ है? सासाराम बिहार में। यहीं सासाराम पर अपना मकबरा बनाता है शेर शाह, आगे देखेंगे भी हम। हसन खां व फरीद के बीच मनमुटाव था। हसन खां मतलब इनके पिता और फरीद मतलब शेर शाह, जिसे जमाल खां ने समझौता करके दूर कराया। शेर शाह के पिता हसन खां ने जमाल खां के यहाँ नौकरी की। ठीक, जब सिकंदर लोदी ने जमाल खां को जौनपुर भेजा तो हसन खां को भी जौनपुर आ गया, जो इनके पिता थे वो भी जौनपुर आ गए। यहीं पर मतलब सूर साम्राज्य की नींव पड़ती है जौनपुर में। जमाल खां ने हसन खां को सासाराम की जागीर दे दी। तो जो जमाल खां था उसने हसन खां मतलब फरीद के पिताजी, उनको सासाराम की पूरी जागीर मिल गई। शेर शाह सूरी का दादा इब्राहिम सूर अश्व व्यापारी था। ये शेर शाह सूरी के दादा थे इब्राहिम, अश्व व्यापारी, घोड़े के व्यापारी थे। शेर शाह अपने पिता से मनमुटाव के कारण जौनपुर आ गया। सासाराम की जागीर मिली थी पिताजी को, लेकिन पिता से मनमुटाव पहले भी चल रहा था तो दूर कराया था जमाल खां ने। अब पुनः जब मनमुटाव है तो शेर शाह जौनपुर आ गया और प्रारंभिक शिक्षा यहीं प्राप्त की। तदुपरांत वह सासाराम आया और उसके पिता हसन खां ने उसे सासाराम की जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया। ठीक, अब जैसे थोड़ा और पढ़ते हैं। नहीं, वैसे इतनी बातों में से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इररिलेवेंट हैं, जो पेपर में नहीं आनी है, लेकिन आपको एक कहानी के तौर पे शेर शाह समझ में आए इसलिए ये चीज़ें लाई गई हैं। शेर शाह सूरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका जैसे भू राजस्व व्यवस्था उसकी इम्पॉर्टेंट है, उसका प्रशासन इम्पॉर्टेंट है, वो आगे आएगा। लेकिन आपको कठिन चीज़ों के पहले सरल चीज़ें और उसका सीक्वेंस समझ में आए, इसलिए ये हम पूरा नोट्स विधिवत तौर पर आपको उपलब्ध करा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेर शाह दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के पास आया। दक्षिण बिहार का सूबेदार कौन था? बहार खां लोहानी, जिन्होंने शेर शाह को अपने पुत्र जमाल खां का शिक्षक नियुक्त किया। शेर शाह जमाल खां का शिक्षक नियुक्त हो गया। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी मोहम्मद शाह, बहार खां लोहानी का मतलब मोहम्मद शाह, ने एक शेर को मारने के कारण फरीद को शेर खां की उपाधि दी। तो ये फरीद, जिसे आप शेर शाह कहते हैं, इसको शेर खान की उपाधि मिल गई थी। थोड़ा गला खराब है, इसी वजह से पिछले 8-10 दिन में कोई वीडियो भी नहीं आ पाया है चैनल पर, तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हैं हम। लेकिन कोशिश रहेगी कि लगातार कुछ ना कुछ आप लोगों को अपडेट होता रहे, मिलता रहे कंटेंट। आप लोग अगर जैसा कुछ लग रहा हो कि नहीं थोड़ा हमारी आवाज़ तेज़ है, तीव्र गति से हम पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें रिवीजन पर्पस से हैं। हमारा उद्देश्य भी रिवीजन का ही है। तो आप हेडफोन लगाइए, टहलिए, 15-20 मिनट में आप पूरा शेर शाह मतलब पढ़ जाएंगे। जब भी आपको रिवीजन करना है आप यूट्यूब पे जाइए, शेर शाह उठाइए, क्लिक करिए उस पर
और धीरे से आपका मतलब 15 मिनट में शेरशाह पूरा रिवाइज हो जाएगा। ऐसे पढ़ाई करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1528 में बहार खान लोहानी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा दूदू बेगम ने शेरशाह को अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक नियुक्त किया। ठीक, अभी आगे देखिएगा, इसमें और कुछ होता है। शेरशाह की दूदू बेगम की मृत्यु के बाद शेरशाह ने दक्षिण बिहार का शासन हथिया लिया। देखिए, यहाँ संरक्षक नियुक्त किया गया था, इसके बाद हथिया भी लेता है। शेर खां ने चंदेरी के युद्ध में मुगलों की ओर से भाग लिया। अब देखिए, ये जो चंदेरी का युद्ध होता है ये इम्पोर्टेंट है। कब होता है? बाबर का हमारा वीडियो देखिए, हमने एक ट्रिक बताई है उस पर आप लोगों को। पूरे बाबर के युद्धों को एक ट्रिक है कि कैसे आप बाबर के युद्ध की ट्रिक याद रख कर सकते हैं। सोचिए, चंदेरी के युद्ध में वो भाग लेता है मुगलों की ओर से, और आगे मुगलों को ही अपदस्थ करके वो 5 साल मुगल साम्राज्य को हटा करके वो 5 साल शासन करता है केंद्र में रहकर। उस समय उसने कहा था, अगर भाग्य ने मेरी सहायता की होती तो मैं सरलता से एक दिन मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। सहायता की मतलब भविष्य की बात कर रहा है। अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से एक दिन मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। ऐसा किया भी उसने, खदेड़ तो नहीं पाया लेकिन अपदस्थ कर दिया कुछ सालों के लिए। हुमायूं को निर्वासन का जीवन व्यतीत करना पड़ा। बाबर ने हुमायूं को शेरशाह के बारे में पहले ही चालाक अफगान कहकर सावधान रहने की चेतावनी दी थी। 1529 में शेरशाह ने महमूद लोदी की ओर से घाघरा के युद्ध में भाग लिया किंतु पराजित हुआ। 1529 में ही शेरशाह ने बंगाल के नुसरत शाह को पराजित करके हजरत आला की उपाधि धारण की। ठीक, तो एक क्वेश्चन आता है कि हजरत आला की उपाधि, हजरत ए आला की उपाधि किसने धारण की? शेरशाह सूरी ने। आया हुआ क्वेश्चन है। 1530 में चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा लाड मलिका से विवाह कर चुनार के शक्तिशाली किले पर अधिकार कर लिया। अब देखिए, साम्राज्य के निर्माण के लिए आपको साम दाम दंड भेद सारी नीतियों का पालन करना होता है। वही यहाँ पर शेरशाह कर भी रहा है। जो ताज खां की विधवा थी लाड मलिका, उससे उसने विवाह कर लिया और चुनार पर अधिकार कर लिया। 1532 में शेरशाह ने दोहरिया के युद्ध में महमूद लोदी को हुमायूं के विरुद्ध सहायता दी। मुगलों को, अब वो मुगलों के विरुद्ध में आकर खड़ा हो गया। वो चाहता भी था कि मुगलों को यहाँ से हटाया जा सके। ठीक, हुमायूं के विरुद्ध सहायता की थी उसने। आगे बढ़ते हैं। 1534 में शेरशाह ने सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह को पराजित कर 13 लाख दीनार प्राप्त करने पर विवश किया। अब दीनार क्या है? दीनार मुद्रा थी, सल्तनतकालीन मुद्रा दीनार थी। तेलियागढ़ी के युद्ध में शेरशाह के पुत्र इस्लाम शाह ने तेलियागढ़ी, कुछ चीज़ें हाईलाइट कर दे रहे हैं, वो आप चाहे तो नोट कर लीजिए या अपने दिमाग पर रखिए। तेलियागढ़ी के युद्ध में शेरशाह के पुत्र इस्लाम शाह ने 1538 में मुगलों को परास्त किया। झारखंड में साहबगंज के पास स्थित तेलियागढ़ी को बंगाल की कुंजी। ठीक, अब जैसे एक क्वेश्चन है कि पश्चिम का द्वार किसे कहते हैं, तो सूरत को कहते हैं। कई बार यूपी पीसीएस में, ये यूपी कमीशन के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं उस पर यह सवाल पूछा गया है कि पश्चिम का द्वार कौन सा, पूर्व का द्वार कौन सा है। ऐसे ही तो जब पश्चिम का द्वार, पूर्व का द्वार, ये सवाल आते हैं तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसी प्रकार से जैसे ये आप भारत का मैप बना लेते हैं, तो ये सूरत, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो पश्चिम का ये ईस्ट इस तरफ हो गया और ये वेस्ट हो गया। ठीक, तो पश्चिम का द्वार किसे कहते हैं, तो सूरत को। इसी प्रकार से बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तेलियागढ़ी को। अगर आप तेलियागढ़ी जीत गए तो आप बंगाल में प्रवेश कर गए। ये सवाल यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। चौसा का युद्ध 1539 एवं बिलग्राम कन्नौज का युद्ध 1540 में शेर खां ने हुमायूं को पराजित कर 1540 में उत्तरी भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना कर दी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब यहाँ से आप लोग दो चीज़ें कर सकते हैं। पहला, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध,
ये आप याद रखिए। दूसरा कि द्वितीय अफगान साम्राज्य, तो पहला अफगान साम्राज्य कब हुआ, इस पर थोड़ा सा चिंतन करिए, खोजिए जाके। बाबर का जो हमारा शुरुआती वीडियो है उस पर हमने ये बातें थोड़ी बहुत डिस्कस की है। चौसा विजय 1539 के पश्चात शेर खान ने सुल्तान ए आदिल या शेरशाह की उपाधि धारण की। ठीक, चौसा विजय के पश्चात शेर खान ने सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की। दो उपाधियाँ हो गई, हजरत ए आला और सुल्तान ए आदिल। यहाँ तक कि ये जो नोट्स है वो यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षाओं के लिए भी सफिशिएंट है, क्योंकि इसमें फैक्चुअल डिटेल पर्याप्त मात्रा में दी हुई है, आपको इसके अतिरिक्त कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शेरशाह की विजय एवं साम्राज्य विस्तार, अब यहाँ पर आते हैं। शेरशाह ने सर्वप्रथम 1540 में पंजाब पर आक्रमण करके लाहौर जीत लिया, पंजाब पर आक्रमण किया और लाहौर जीत लिया। ठीक, शासक बनने के पश्चात 1541 में शेरशाह ने पश्चिमोत्तर में मुगलों के प्रति वफादार गक्करों का दमन किया। उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा के लिए पंजाब में झेलम के किनारे रोहतासगढ़ का किला बनवाया। अब ये क्वेश्चन आता है, रोहतासगढ़ का किला किसने बनवाया, और कई बार पूछा है कि रोहतासगढ़ का किला किस नदी के तट पर है। और हैबात खां और खवास खां के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना रखी। 1542 में बंगाल अभियान कर यहाँ के सूबेदार खिज्र खां के विद्रोह का दमन किया। बंगाल का सूबेदार खिज्र खां, उसका विद्रोह का दमन किया और बंगाल को 47 सरकारों में विभक्त कर दिया। सरकार मतलब सूबा मतलब प्रांत, सरकार मतलब जिला। ठीक है, ये हमने पढ़ाया है अकबर के समय, इसको जरा गौर करिएगा कि वहाँ पर हमने पूरा बांटा हुआ है कि कैसे जो केंद्रीय प्रशासन, राज्य प्रशासन, छोटी छोटी इकाइयाँ उनको क्या कहते थे, सब कुछ पढ़ाया गया है। तथा सभी सरकारों को अमीर ए बांग्ला नामक अधिकारी के अधीन कर दिया गया। ठीक, अमीन ए बांग्ला एक जिले का प्रमुख मान लीजिए। काजी फजीलात को प्रथम अमीर ए बांग्ला बनाया गया, काजी फजीलात को प्रथम अमीर ए बांग्ला बनाया गया। 1542 में मालवा एवं ग्वालियर के शासक मल्लू खां कादिर खां को पराजित किया। ठीक, आगे बढ़िए। 1543 में पंजाब के सूबेदार हैबात खां ने मुल्तान विजय की। हैबात को मसनद ए आला की उपाधि, ये इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया है। मनसद ए आला, मनसद ए आला। मुल्तान में शेरशाह ने बलूची परंपरा का शासन स्थापित किया, बलूची परंपरा का शासन स्थापित किया। 1543 में रायसीन के पूरनमल को पराजित किया। रायसीन में शेरशाह ने पूरनमल पर अनेक राजपूत स्त्रियों, बच्चों को विश्वासघात करके मार डाला। शेरशाह का साम्राज्य सिर्फ अच्छा था यही नहीं था, उसके कुछ परोक्ष रूप से भी बहुत सारे उसके ऐसे बिंदु हैं जो आपको लगेंगे। जैसे आपने बहुत बार शेरशाह का खराब साम्राज्य नहीं सुना, लेकिन अब देखिए यहाँ पर कितने बच्चों को, स्त्रियों को मारता है, तो उसका विधवा से विवाह करता है। वो चालाक था, धूल में खिला फूल था, बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में कही जाती हैं। शेरशाह के चरित्र पर यह कलंक माना जाता है। देखिए कलंक है। इस घटना से शेरशाह के सेनापति कुतुब खान ने शर्मिंदा होकर आत्महत्या कर ली। ये क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक हमें तो नहीं दिखा, लेकिन बना सकता है कि कौन सा सेनापति अपने राजा से शर्मिंदा होकर राजा के कार्यों से आत्मग्लानि के कारण आत्महत्या कर लेता है। तो कुतुब खां। 1544 में मारवाड़ के मालदेव के विरुद्ध गिर सुमेल के युद्ध में जयता और कूपा के नेतृत्व में राजपूत सेना ने शेरशाह के दांत खट्टे कर दिए। ठीक, ये थोड़ा सा ज़्यादा फैक्चुअल है, ये नोट्स थोड़ा ज़्यादा है, इसमें डिटेल है, तो कई बार कुछ चीज़ें स्किप करनी होगी, जहाँ पर हमको लगेगा वो स्किप कर देंगे। हम एक बार पढ़ जाएंगे, उस पर कोई बातचीत करना मुनासिब नहीं समझेंगे। अब देखिए एक ये पॉइंट आता है, शेरशाह ने कूटनीति व धूर्तता से युद्ध जीता, कूटनीति और धूर्तता से युद्ध जीता, लेकिन यह कहने पर मजबूर हो गया कि ये कई बार पूछा गया है, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का लगभग साम्राज्य खो दिया, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो चुका। थोड़ा सा ये वाक्य में सुन दीजिए, खो दिया। आगे बढ़ते हैं। गिर सुमेर
के युद्ध में बीकानेर के कल्याणमल एवं मेड़ता के वीरमदेव ने शेरशाह का सहयोग किया। ठीक है। शेरशाह ने मारवाड़ को छोड़कर अन्य राजपूत राजाओं को राज्य से वंचित नहीं किया। तो मारवाड़ को सिर्फ छोड़ दिए तो जितने राजपूत राजा थे अगर वो पराजित कर रहा था तो उन पर अपदस्थ नहीं कर रहा था, उनको उनके राज्य से वंचित नहीं कर रहा था। 1545 में शेरशाह ने कालिंजर के शासक कीरत सिंह पर आक्रमण किया। देखिए 1545 कालिंजर कीरत सिंह पर आक्रमण किया, उसे पराजित किया। कालिंजर शेरशाह की अंतिम विजय थी। कालिंजर आक्रमण के दौरान उक्का नामक प्रक्षेपास्त्र चलाते समय बारूद के ढेर में आग लग जाने से शेरशाह की मृत्यु हो गई। उक्का नामक प्रक्षेपास्त्र, कालिंजर में मृत्यु होती है उसकी। तो ये शस्त्र था, अस्त्र शस्त्र प्रक्षेपास्त्र जो था चलाते समय बारूद के ढेर में आग लग गई और शेरशाह की वही मृत्यु हो जाती है। शेरशाह व उसके पुत्र इस्लाम शाह ने युग के खलीफा की उपाधि धारण की और खलीफा की वैधता को स्वीकार नहीं किया। शेरशाह और उसका पुत्र इस्लाम शाह दोनों ने युग के खलीफा ये उपाधि थी धारण की है। और खलीफा की वैधता एक वैधता होती है, इसका मतलब कि आप एक सर्टिफाइड हैं शासक, खलीफा के द्वारा आपको मान्यता प्रदान की जाती है। ऐसा इन्होंने बिल्कुल नहीं किया। खलीफा को ना इन्होंने टैक्सेशन प्रोवाइड कराया, ना ही उनसे इन्होंने अपने लिए कोई सर्टिफिकेट लिया। अब शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी के बारे में बात करते हैं। इस्लाम शाह 1545 से 1553। शेरशाह का छोटा पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से ही गद्दी पर बैठा। छोटा पुत्र जो जलाल खां था इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। इसे सलीम शाह भी कहा जाता है। इस्लाम शाह अपने तख्त पर जूते रखता था और दरबारियों से सिजदा एवं पैबोस कराता था। इस्लाम शाह के आदेशों को प्रत्येक जिले में प्रत्येक शुक्रवार को दरबार लगाकर सुनाया जाता, जहां अधिकारी आदेश पत्रों को काफ़ी दूर से आग्रह करते सम्मान सहित सिरों पर रखकर उन्हें ले जाते। ये देखिए, ये एक प्रोटोकॉल बना दिया उसने कि नहीं, शासक का अगर आदेश भी पढ़ा जाएगा, आदेश भी जाएगा तो ऐसे जाएगा कि मतलब लोगों को लगे कि नहीं हाँ ये साम्राज्य मजबूत है, लोगों में भय व्याप्त करना था ऐसा, इसलिए उसने ऐसा किया। इस्लाम शाह ने अपनी सेना में महत्वपूर्ण सुधार किए। सेना में श्रेणी प्रणाली का प्रचलन किया। अभी देखेंगे श्रेणी प्रणाली। यह प्रणाली बाद में मनसबदारी का आधार बनी। उसने घुड़सवार सेना को 50, 100, 200, 250, 500 घुड़सवारी को टुकड़ियों में विभाजित कर दिया। इस्लाम शाह ने सर्वप्रथम इस्लामिक कानूनों को लिखित स्वरूप प्रदान किया। ये इंपॉर्टेंट है। जो इस्लामिक कानून थे उनको लिखित रूप से सर्वप्रथम किसने स्वरूप दिया? इस्लाम शाह ने। इस्लाम शाह के महदी शेख अलाई को मृत्युदंड दिया। इस्लाम शाह ने महदी शेख अलाई को मृत्युदंड दिया और उत्तर पश्चिम में चिनाब नदी पर मानकोट किला बनाया। अभी इनके पिता ने बनवाया था कौन सा? रोहतासगढ़। और इन्होंने कौन सा बनाया? मानकोट। मालवा के सूबेदार सुजात खां एवं नियाजियों ने आजम हुमायूं के नेतृत्व में विद्रोह किया। विद्रोह भी होते रहेंगे बहुत सारी, जैसे आप अगर घटना चक्र उठाएंगे तो आपको लग रहा होगा कि इतना सारा क्वेश्चन तो आया नहीं है, इररिलेवेंट है, लेकिन अगर कोई आदमी यूजीसी नेट देना चाह रहा है तो उसके लिए ये पर्याप्त डाटा है। एक बार आप गो थ्रू हो लीजिए, दोबारा आप स्किप भी कर सकते हैं। मारवाड़ के मालदेव की पुत्री लालबाई का विवाह इस्लाम शाह के साथ हुआ। मारवाड़ के मालदेव की पुत्री लालबाई। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद उसका 12 वर्षीय पुत्र फिरोज शाह गद्दी पर बैठा, किंतु उसके मामा मुबारिज खां ने उसकी हत्या कर दी। मुबारिज खां मोहम्मद आदिल शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। ठीक है। उसने रेवाड़ी के नमक विक्रेता, रेवाड़ी का हरियाणा में है, नमक विक्रेता हेमू को अपना वजीर नियुक्त किया। यहाँ से चीज़ें पलटेंगी, देखिएगा। हेमू के पिता पूरनमल थे। हेमू को आदिल शाह ने विक्रमाजीत की उपाधि दी। ये इंपॉर्टेंट है। किसको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई या किस अंतिम हिंदू शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? हेमू को दी गई। आगे बढ़ते हैं। आदिल शाह नृत्य कला में पारंगत था, वह संगीत में भी निपुण था।
उसने भक्त नामक संगीतज्ञ को मनसब और 10,000 रुपये का इनाम दिया। 3 चीज़ें हैं। आदिल शाह नृत्य कला में पारंगत था, स्वयं भी संगीत में निपुण था, तो वो मनसब और 10,000 रुपये देगा ही। जिसको भी रुचि है वो ऐसा करते हैं काम। आदिल शाह के समय अफगान साम्राज्य 4 भागों में विभक्त हो गया। आदिल शाह की राजधानी चुनार थी। चुनार कहाँ पर है? चुनार मध्य प्रदेश में है। ठीक, अब जो इसके भाग हैं देखिए, पंजाब सिकंदर शाह, दिल्ली में आगरा इब्राहिम शाह, आगरा से बिहार आदिल शाह, बंगाल मोहम्मद शाह। अफगानों की इस आपसी फूट का फ़ायदा उठाकर हुमायूं ने मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह को सूरी को पराजित किया। मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह सूरी को पराजित किया और 1555 में दिल्ली पर पुनः मुगल सत्ता स्थापित की। ये जब हम हुमायूं पढ़ा रहे थे तब भी डिस्कस किए हैं, जब हम अकबर पढ़ा रहे थे तब भी डिस्कस किया है। तो सरहिंद का युद्ध सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जो मेन चीज़ आती है कि पूछता सवाल है कई बार, शेरशाह का प्रशासन, यहाँ से क्वेश्चन खूब आते हैं। शेरशाह को साम्राज्य निर्माता प्रशासक के रूप में अकबर का पूर्वगामी, ये सेंटेंस हमने वहाँ पर बताया, सीधे सीधे यही सेंटेंस बोला है। शेरशाह ने कोई नई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं दी, बल्कि सल्तनत काल से चली आ रही प्रशासनिक व्यवस्था को ही सुधार करके उसे नवीन रूप दिया। कुछ चीज़ें जैसे अगर मेंस के बच्चे हैं तो वो ये सारी चीज़ें लिख भी सकते हैं। कानूनगो, डॉक्टर कानूनगो ने शेरशाह को अकबर से भी श्रेष्ठ रचनात्मक बुद्धि वाला और राष्ट्र निर्माता बताया, जबकि डॉक्टर परमात्मा शरण एवं डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी के अनुसार शेरशाह व्यवस्था सुधारक था, मौलिक व्यवस्थापक नहीं था। इसका मतलब समझे, पहली लाइन तो आप समझ गए, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि व्यवस्था सुधारक था, अगर आपने व्यवस्था बना दी है तो उसमें सुधार कर देगा, लेकिन मौलिक व्यवस्थापक का मतलब कि व्यवस्थाओं का निर्माण नहीं कर रहा है, वो उसकी दिमाग की उपज नहीं है कोई व्यवस्था कि नहीं वो ऐसा एक नई योजना लॉन्च करे। जो व्यवस्थाएं थी उसमें जो कमियां थी उसको दूर करने का काम शेरशाह ने किया, लोग ये कह रहे हैं। और कानूनगो अकबर से भी श्रेष्ठ कहते हैं। केंद्रीय प्रशासन, जैसे अकबर में हमने पढ़ा था पूरा, वैसे इसमें पढ़ेंगे। शासन की समस्त शक्तियाँ शेरशाह के हाथों में केंद्रित थीं। मंत्री स्वयं निर्णय नहीं लेते थे, वे केवल आदेशों का पालन ही करते थे। सल्तनत काल की भांति केंद्रीय प्रशासन के 4 प्रमुख विभाग थे। पहला दीवान वजारत या वित्त विभाग था। खूब पूछता है दीवान वजारत किस विभाग से संबंधित था, क्योंकि ये शब्द ऐसे हैं कि लोग भूल जाते हैं, इसलिए सवाल वही बनेगा जो आप भूलेंगे। दीवान आरिज सैन्य विभाग, यह सेना के संगठन, रसद, भर्ती, नियंत्रण आदि की देखभाल करता था, परंतु सैनिकों की भर्ती व सेनापति का काम शेरशाह स्वयं करता था। दीवान रसालत, यह विदेश मंत्रालय था। दीवान इंसा, इस विभाग का मंत्री शाही घोषणाओं और आज्ञाओं को लिखता था, यह लिखित स्वरूप प्रदान करता था। दीवान काजी न्याय विभाग का प्रमुख था। और दीवान बरीद माने हमने अकबर के समय आपको बरीद बताया है, गुप्तचर नामक 2 अधिकारी मंत्री पद के समान थे। अब प्रांतीय प्रशासन पे आते हैं। केंद्रीय प्रशासन इतना समझ में आ गया? 4 चीज़ें हैं केंद्रीय प्रशासन में, फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम। दीवान वजारत, दीवान आरिज, दीवान रसालत, दीवान इंसा। काजी और बरीद ये हर एक में चले आएंगे, लेकिन रियल प्रशासन, मेन प्रशासन का हिस्सा नहीं होते हैं ये। प्रांतीय प्रशासन समझते हैं। कानूनगो के अनुसार शेरशाह के समय प्रांत नहीं थे, अपितु समस्त साम्राज्य 47 सरकारों में बटा था। प्रांत नहीं था मतलब सूबा नहीं था कोई, ये कानूनगो कहते हैं। और जितना भी साम्राज्य था वो सीधे डायरेक्ट जिलों में बट गया था। सरकार माने जिला। आगे देखते हैं। डॉक्टर कानूनगो का मत सही नहीं है, यह व्यवस्था सिर्फ बंगाल सूबे के लिए थी, जो प्रशासनिक सुविधाओं के लिए 47 सरकारों में बटा था। हमने ऊपर ये डिस्कस किया हुआ है। तो लेखक जो है इस नोट्स के वो कहते हैं, पहले तो वो बताते हैं कि कानूनगो ऐसा ऐसा कहते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद अगले पॉइंट में वो इसका कटाक्ष करते हैं, क्योंकि हमने डिस्कस किया हुआ है ऊपर कि बंगाल में उन्होंने 47 सरकारों में पूरे बंगाल को बांट दिया था। तो कानूनगो को लगा कि ये ऐसा ऐसा पूरे साम्राज्य का है, लेकिन क्या सिर्फ 47 जिले ही, जैसे अगर देखा जाए तो क्या सिर्फ 47 जिले ही थे शेरशाह के साम्राज्य में? ऐसा नहीं था। बंगाल के सूबे को सूबेदार के अधीन रखने
के स्थान पर सरकारों में बांटकर केंद्र द्वारा नियुक्त सिकदारों के नियंत्रण में रखने के कारण बार बार विद्रोह थे। जो इसका कारण था वो था बार बार होने वाले विद्रोह। तो सीधे सरकारों में बांटा जाता था और जो सरकार था वो सीधे सेंट्रलाइज्ड था, मतलब जो डीएम है उसकी नियुक्ति सीधे दिल्ली से होगी, ना कि लखनऊ या किसी भी अन्य प्रदेश की राजधानी से। ये समझाने के लिए है। सिकदारों की सहायता व उन पर नज़र रखने के लिए एक असैनिक अधिकारी अमीर बांग्ला, अभी डिस्कस कर चुके हैं, या अमीर ए बंगाल को नियुक्त किया। बंगाल के अतिरिक्त शेष साम्राज्य इक्तों में बटे हुए थे। इक्तादारी जब हम दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे, अभी आप समझ लीजिए ऐसे ही इक्तादारी बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। ये इक्ते सूबों या प्रांतों के रूप में ही थे, हालांकि सभी इक्तों में एक समान प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी। पंजाब सूबे में सैनिक गवर्नर नियंत्रण रखते थे। तो पंजाब में जो सैनिक गवर्नर नियंत्रण रखते थे, जो गवर्नर वो सैनिक के रूप में होते थे और वही नियंत्रण रखते थे। इक्ता के गवर्नर को हाकिम, फौजदार या मोमिन कहा जाता था। वे अपनी टुकड़ी रखते थे, सैनिक टुकड़ी रखते थे और कानून व्यवस्था बनाए रखते थे। अब सरकार में जिलों का प्रशासन पढ़ते हैं हम लोग। इक्ता सरकारों में विभाजित थे। प्रत्येक सरकार 2 प्रमुख अधिकारी होते थे प्रत्येक सरकार में। पहला सिकदार ए सिकदारान, सैनिक अधिकारी, और दूसरा मुंसिफ ए मुंसिफान, मुंसिफ, राजस्व अधिकारी। मुंशी जी सुने शब्द, मुंशी जी कहते हैं ना, बहुत मुंशी हैं ये, तो ये शब्द वहीं से आया है, मुंसिफ से, उसका अपभ्रंश होता जा रहा है। तो 2 पद थे जिलों में, सिकदार ए सिकदारान जो सैनिक अधिकारी थे और दूसरा मुंसिफ ए मुंसिफान जो राजस्व अधिकारी थे। अब्बास खां सरवानी के अनुसार 66 सरकारें थीं, ये कहते हैं 66 थीं। सिकदार ए सिकदारान का कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना था। वह एक सैनिक अधिकारी भी होता था तथा फौजदारी न्यायालय के मामलों को देखता था। जहां बंगाल के मुख्य सिकदार केंद्र द्वारा नियुक्त होते थे, वहीं अन्य इक्ताओं के सिकदारों को नियुक्ति इक्तादार या फौजदार करते थे। ठीक, जो बंगाल का था सिर्फ उसका केंद्र द्वारा नियुक्त होता था, लेकिन जितने अन्य इक्ता थे उनकी नियुक्ति इक्तादार या फौजदार करते थे। मुख्य मुंसिफ का कार्य राजस्व संग्रह, लेखा जोखा रखना, दीवानी मुकदमों पर फैसला करना था। अब तहसील का शासन। प्रत्येक सरकार 2 या 3 परगनों में विभाजित होती थी, ऐसा अभी भी होता है। परगने एक सिकदार, एक अमीन, एक फौजदार, फौजदार माने खजांची, तथा पारसी और हिंदू के 2 कारकुन लिपिक होते थे, क्योंकि इनसे लिखवाना होता था ना सारी चीज़ें। पारसी भाषा थी उस समय प्रशासन की और हिंदी आम जनमानस की भाषा थी, तो 2 जो लेखक थे, लिपिक थे, जो लिखते थे, वो भी होते थे। अब्बास खां सरवानी के अनुसार शेरशाह के साम्राज्य में परगनों की संख्या 1,13,000 थी। अब्बास खां सरवानी के अनुसार शेरशाह के साम्राज्य में परगने में तहसील की संख्या 1,13,000 थी। सिकदार का कार्य शांति व्यवस्था बनाए रखना, मुंसिफ का कार्य भूमि के नापजोख और लगान वसूली में मदद करना था। मुंसिफ परगने में दीवानी मुकदमों का निर्णय भी करता था। दीवानी मुकदमों का जो निर्णय था वो भी मुंसिफ करता था। अब ग्राम प्रशासन पढ़ते हैं। गांवों में चौकीदार, पटवारी, प्रधान को मुकद्दम, खुद या मुकद्दम, 2 चीज़ें कहते थे, खुद मुकद्दम की मदद से प्रशासन चलता था। ये टर्म अकबर में भी आएगा, डिस्कस किया जा चुका है। शेरशाह ने ग्राम पंचायत को उचित वैधानिक मान्यता दी। शेरशाह ने ग्राम पंचायत को उचित वैधानिक मान्यताएं दी। आगे बढ़ते हैं। स्थानीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत के तहत गांव के मुखिया को गांव के अपराध का पता लगाने के लिए उत्तरदायी बनाया। देखिए, अगर आपको जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आप एक 100 घरों का एक गांव है, उस पर जो भी अपराध होगा उसकी जिम्मेदारी, या कुछ भी उस एरिया में कुछ भी होता है उसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी है, तो समस्या का पता लगाना ज़्यादा सहज है। ना कि 20 गांवों के ऊपर एक आदमी है, उसको ये रोज़ करना है, इंडिविजुअल रूप से रोज़ किसी गांव में जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। जैसे आप इसकी तुलना डायल 100 से कर सकते हैं। डायल 100 जो योजना है यूपी की, अब इसको नाम बदल दिया गया है, 112 है, लेकिन
थाने से पुलिस पहुंचने में आपने फ़ोन किया तो हो सकता है, क्योंकि वो एक लिमिटेड सोर्स है उनके पास, लेकिन आपने 100 नंबर डायल किया तो हो सकता है कि 5 मिनट 10 मिनट, क्योंकि वो उस एरिया में आपके पास जो भी GPS ट्रैकिंग की सुविधा होगी उस आधार पर आपके गांव में, तहसील में, आपके घर में वो लोग पहुंच जाएंगे पुलिस वाले। ऐसे ही स्थानीय प्रशासन में शेरशाह ने किया कि वहीं के लोगों को ये जिम्मेदारी सौंप दी। वित्तीय भू राजस्व, ये इम्पोर्टेंट है। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था, जिसे लगान कहते थे। ये सभी का भूमि कर होता था प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल, अंग्रेजों के समय तक। शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाता था। मुल्तान में बटाई प्रथा ही जारी रखी। मुल्तान पाकिस्तान में है, वहाँ पर बटाई थी, बाकी रैयतवाड़ी थी। भू राजस्व निर्धारित करते समय अधिकारियों को उदार रहने के आदेश थे, लेकिन भू राजस्व को कठोरता से एकत्रित किया जाता था। ये अकबर, हुमायूं और बाबर सबके समय ये पॉइंट है कि नहीं, जब वसूला जा रहा है तो उदार रहने के थे, लेकिन जो एकत्रित किया जाएगा, इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि जो दर निर्धारित करनी है वो कठिन होगी। तो अगर एक बार 1/3 कह दिया तो ठीक है, हम उसको 1/4 भी कर सकते हैं, लेकिन फिर जब वसूली होगी तो उसमें हमें कोई कोताही नहीं चाहिए। एक बार दर फिक्स कर दी गई, फिर हम उसको वसूलेंगे नियमित रूप से कि नहीं, उसमें कोई हिला हवाली नहीं होगी। इसका मतलब ये है। भू राजस्व निर्धारण के लिए रई अथवा फसल दरों की सूची तैयार करवाई, ये इंपॉर्टेंट है। निर्धारण के लिए रई ब्रैकेट में रे लिखा है, लेकिन सूची एक रजिस्टर था पूरी फसल दरों का, फसलों की, इस आधार पर निर्धारण होगा, तो उसको रई कहते थे। कृषकों को सरकार की ओर से भूमि का पट्टा दिया जाता था। किसान कबूलियत पत्र द्वारा पट्टे स्वीकार करते थे, जिसमें किसान के उत्तरदायित्व व लगान की दर निश्चित होते थे। समझ में आ गया? कुछ रिवाइज करने वाली चीज़ नहीं है ऐसा। संपूर्ण साम्राज्य में मुल्तान को छोड़कर भू राजस्व उपज का 1/3, जबकि मुल्तान में 1/4 हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया जाता था। इम्पॉर्टेंट है। अब आपको फंसाना है एग्जामिनर को, वो कहेगा कि शेरशाह के समय मुल्तान में भू राजस्व की दर क्या थी। आपको याद है कि नहीं, शेरशाह ने पूरे साम्राज्य में 1/3 भू राजस्व की दर से वसूली की है। अब उसने लिख दिया है क्वेश्चन में सीधे सीधे मुल्तान, तो ये अपवाद है। ठीक, तो मुल्तान में उपज 1/4 था। लगान के अतिरिक्त किसानों को भू राजस्व का 2.5% जरीमाना, सर्वेक्षण शुल्क, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से इसमें आप पढ़ लें, जरीमाना, सर्वेक्षण शुल्क और महासिलाना कर संग्रह शुल्क देने पड़ते थे। ये 2 लगान के अतिरिक्त भी टैक्स देने पड़ते थे। तो भू राजस्व का 2.5% जरीमाना। अगर 100 किलो भू राजस्व हुआ आपका, तो 2.5 किलो आपको जरीमाना अनाज के रूप में अलग से देना होगा, और महासिलाना 5 किलो अलग देना पड़ेगा। इतना आपको देना है। तो ये क्वेश्चन खूब आता है कि जरीमाना और महासिलाना नामक 2 नए कर किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए, तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा। तो जरीमाना है सर्वेक्षण और महासिलाना है कर संग्रह। संग्रह कर रहे हैं, आदमी लगे हुए हैं, उस पर भी तो कुछ खर्च होगा, तो अच्छे से हो, कोई असुविधा ना हो, हौच पौच ना हो, इसके लिए उसने महासिलाना नामक एक कर लगाया। अकाल व अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए शेरशाह जनहित के उपयोग को 2.5% अनाज के रूप में लेता था, जो बीमा फंड की भांति थी। देखिए, अकाल तथा अन्य प्राकृतिक आपदाएं, अब 2.5% वो और ले रहा है आपसे। अगर आपका मान लीजिए 100 किलो अनाज आपको देना है भू राजस्व की दर से, तो कहेगा 2.5 किलो और दीजिए। ये अकाल और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए, मान लीजिए अकाल आ जाता है या कोई और समस्या आती है प्राकृतिक, तो प्रत्येक व्यक्ति से वो इतना 2.5 किलो अनाज और ले लेगा, 2.5% और ले लेगा, कि एक बफर स्टॉक बन जाए उसके पास, कि नहीं जब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये राज्य की ओर से लोगों को दे देंगे। वो PDS की तरह से
कह सकते हैं कि नहीं थोड़ा बहुत वो रखना चाहता था। जैसे इस समय वर्तमान में मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री राहत कोष, आप कभी भी उस पर जमा कर दीजिए पैसा, प्रधानमंत्री राहत कोष खुला रहता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है, बहुत सारी चीज़ें नहीं लगती हैं, तो आपने जमा कर दिया। अब कोई समस्या आती है तो प्रधानमंत्री उसी राहत कोष के द्वारा उस राज्य विशेष को, उस स्थान विशेष को वो अमाउंट देते हैं। ऐसा शेरशाह सूरी ने भी किया। उपज के आधार पर भूमि को 3 भागों में वर्गीकृत किया, अच्छी, मध्यम और खराब। भू राजस्व नगद या अनाज के रूप में लिया जाता था, लेकिन नगद बल दिया जाता था। शेरशाह ने भूमि की नाप के लिए सिकंदरी गजे सिकंदरी 39 अंगुल या 32 इंच तो एवं सन की रस्सी का जरीब के रूप में उपयोग किया। ये 39 अंगुल हैं या 32 इंच हैं, ये इंपॉर्टेंट है। भूमि माप के समय शेरशाह ने सख्त आदेश दिया कि बुध बोया हुआ क्षेत्र एवं ना बुध अनबोया क्षेत्र जिस पर फसल खराब हो गई हो का ख्याल रखें। शेरशाह ने अहमद खां के सहयोग से कृषि एवं बंजर भूमि का नाप कराया। ये अकबर ने भी कराया, ये शेरशाह ने भी कराया। लगान निर्धारण की 3 प्रमुख प्रणालियाँ थी। कौन कौन सी थी? गल्ला बटाई, नक्श, कंकूत, नगदी, जाप्ती, जमई। ये तीनों हमने विस्तृत रूप से अकबर जब पढ़ाया है तो हमने डिस्कस भी किया हुआ है कि ये तीनों प्रणाली क्या है। तो अगर आपको क्योंकि यही इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके अकबर भी ले आता है यही सारी चीज़ें, तो अगर आपको लग रहा हो कि इनको विस्तृत रूप से समझना है तो आप अकबर वाला हमारा वीडियो देख लीजिए, आपको मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। किसानों में जब्ती या जमई प्रणाली अधिक लोकप्रिय थी। शेरशाह ने पद का दुरुपयोग व भ्रष्टाचार रोकने के लिए राजस्व अधिकारियों की प्रतिवर्ष या 2 वर्ष बाद स्थानांतरण की प्रथा शुरू की, लेकिन भ्रष्टाचार जारी रहा। जैसे आज के समय है। स्थानीय आय कई प्रकार के करों से प्राप्त होती थी। भू राजस्व लेखा हिंदवी, हिंदुस्तानी और फारसी भाषाओं में लिखा जाता था, जिसे कागज खाम कहते थे। प्रशासन में हिंदवी भाषा का प्रयोग करना शेरशाह के व्यवहारिक ज्ञान का द्योतक था, हिंदी को वरीयता देता था। अब मुद्रा, नई मुद्रा प्रचलन व करों की दरों में सुधार किया। शेरशाह के काल में 23 टकसालें थी, मिंट, जहाँ पर छपाई होती थी। शेरशाह ने पुराने मिश्रित धातु के सिक्के के स्थान पर सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। सोने का दीनार अशरफ कहलाया, जिसका वजन 167 ग्राम था। दीनार सोने का होता था, ठीक, अशरफ कहलाया। अच्छा, गुप्त काल में एक पॉइंट नोट कर लीजिए, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा क्या थी? दीनार। तो ये वहाँ पर भी है, जो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा चलती थी उसको भी दीनार कहते थे, और इसने इस समय जो दीनार था उसको अशरफ कहा, जिसका वजन 167 ग्राम था। ये अब इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से चीज़ें क्वेश्चन उठाता है। शेरशाह ने चांदी का रुपया 180 ग्राम और तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। ये ग्रेन है। चांदी के रुपये और तांबे के दाम में 1:64 का अनुपात था। टका नामक सिक्का भी चलाया, पैसा नामक तांबे का सिक्का भी चलाया। ये पैसा तांबे का सिक्का भी चलाया। उसने दाम के आधे, चौथाई और 16वें भाग के सिक्के भी चलाए। रुपया नाम का सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह ने ही चलाया। इसमें 175 ग्रेन विशुद्ध चांदी होती थी। ठीक है, जो रुपया आज हम देखते हैं, जो हमारा आधार है हमारी अर्थव्यवस्था का, अंग्रेजों ने भी इसको यहीं से ले लिया, तो ये सर्वप्रथम शेरशाह ने चलाया। शेरशाह के रुपये के बारे में स्मिथ ने लिखा, यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। यह 1835 तक ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भी चालू माना गया। ठीक, शेरशाह के सिक्कों पर शेरशाह का नाम अरबी और देवनागरी लिपि में लिखा होता था। सिक्कों में अरबी के साथ नागरी लिपि का प्रयोग करने वाला वो प्रथम मुस्लिम शासक था। शेरशाह के कुछ सिक्कों पर प्रथम 4 खलीफाओं के नाम भी मिलते हैं। अब कानून व्यवस्था देख लेते हैं। शेरशाह न्यायप्रिय शासक था। उसे सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की। वह बुधवार की शाम स्वयं न्याय करता था। मुंसिफ तथा मुंसिफान दीवानी मामलों का निर्णय करते थे, जबकि फौजदारी मामलों का निर्णय सिकदार या सिकदारान करते थे।
सिकदार या सिकदारान। गांवों के मुकदमों का फैसला ग्राम पंचायतें करती थी। न्याय व्यवस्था अत्यधिक कठोर थी। स्थानीय उत्तरदायित्व के तहत जो अधिकारी जिस क्षेत्र में नियुक्त था वहाँ शांति व्यवस्था का उत्तरदायित्व उसी पर होता था। चोर लुटेरों को पकड़ने की जिम्मेदारी भी उस क्षेत्र के अधिकारी गांव मुखिया मुकद्दम की होती थी। यह हम आपको बता चुके हैं कि स्थानीय स्तर पर वो लोगों को चार्ज बना गया, एक मुखिया को उसने जिम्मेदारी दे दी। चोर को न पकड़ पाने की स्थिति में ग्राम मुखिया या अधिकारियों को चोरी की गई वस्तु की चोरी की गई है, अशुद्ध लिखा है, चोरी की गई वस्तु की क्षतिपूर्ति करनी पड़ती थी। सोचिए, अगर आप प्रमुख हैं और आपके एरिया में चोरी हो जाती है, अब आपका ये उत्तरदायित्व है कि आप अपनी एक टीम बनाएं, अपनी मंडली बनाएं, कुछ भी करें और चोरी की गई वस्तु को वापस लाएं। नहीं ला पाते हैं तो उसकी क्षतिपूर्ति आपको स्वयं करनी पड़ेगी। शेरशाह की कानून व्यवस्था के बारे में अब्बास खान सरवानी ने तारीख शेरशाही, इंपॉर्टेंट है तारीख। अच्छा, आप लोग तारीख समझते हैं? तारीख बहुत बार आता है, तारीख फिरोज शाही, तारीख मुबारक शाही, तारीख शेर शाही, तारीख फिरोज शाही। तो तारीख का मतलब होता है इतिहास। तो अब्बास खान सरवानी लिखते हैं कि एक बार एक वृद्ध स्त्री सिर पर स्वर्ण आभूषणों की गठरी लेकर निकल पड़ी, लेकिन किसी चोर की उसके पास पहुंचने की हिम्मत नहीं पड़ी। ये अतिशयोक्ति भी हो सकती है। अब्बास खान सरवानी अकबर के शासनकाल में बकिया नवीस थे। बकिया नवीस क्या होते थे? हमने आपको पूरे जो अधिकारी हैं उसके बारे में बताया है। अब आपको बकिया नवीस जानना है तो अकबर को देखिए। 1580 में मुगल काल में उन्होंने यह पुस्तक लिखी। शेरशाह ने दान ए लंगर भोजशाला की स्थापना कराई, जिसमें गरीबों को मुफ्त भोजन दिया जाता था। मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी हिंदी की उपबोली में पद्मावत की रचना शेरशाह शासन के काल में की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार आया है, इम्पॉर्टेंट भी है कि पद्मावत जो है वो किसके शासनकाल में लिखी गई? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में। जो मलिक मोहम्मद जायसी थे, इन्होंने पद्मावत लिखी और इनको इनकी जो ये जैसे दिखते थे, ये काफ़ी विशाल डील डॉल के थे, रंग थोड़ा सा गेहुआ काला कह सकते हैं, तो देखने में बहुत सुंदर नहीं लगते थे। तो जब ये पहली बार शेरशाह की एक कहानी आपको लोगों को सुना रहे हैं, जब ये पहली बार शेरशाह के दरबार में जाते हैं तो शेरशाह देखता है कि ये आदमी मतलब कैसे कोई लेखक हो सकता है, ये योग्य कैसे हो सकता है। तो वो हंस दिया, बहुत हंस गया, शेरशाह हंस देता है। तो वहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं, मटिया पे हंसत हो या हंसत हो कुम्हार पे। ठीक है, ये तुरंत जवाब देते हैं वहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह को कि मटिया पे हंसत हो कि हंसत हो कुम्हार पे। हालांकि उनकी आकृति वो देखने में उतना सुंदर नहीं थे कि नहीं तुरंत ऐसा लगे कि ये बहुत योग्य आदमी है। कई बार आप लोगों को देख के बॉडी लैंग्वेज लग जाता है। तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि क्या तुम इस मिट्टी पे हंस रहे हो जो मैं दिख रहा हूँ जैसा, या उस कुम्हार पर हंस रहे हो जिसने मुझे बनाया है। तो यहाँ से शेरशाह उनसे खुश हो जाता है। तो ये एक प्रसिद्ध है, उनकी रचना भी है पद्मावत। शेरशाह ने दरिद्रों एवं अपाहिजों को गुजारा भत्ता दिया। अब सैन्य व्यवस्था देखते हैं। शेरशाह ने अलाउद्दीन खिलजी की भांति हुलिया नोट करने और घोड़ों के दागने की प्रथा फिर शुरू की। सैनिकों को नगद वेतन और अधिकारियों को जागीर दी गई। डाक चौकी और गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष पर दरोगा डाक चौकी नियुक्त की। हिंदू ब्रह्मजीत गौड़ शेरशाह का सेनापति था। ये इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मजीत गौड़ शेरशाह का सेनापति था। सड़कें एवं सराहें। शेरशाह ने सड़क निर्माण पर विशेष जोर दिया। उसके द्वारा बनवाई गई 4 प्रसिद्ध सड़कें निम्नलिखित हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। बंगाल में सोनार गांव से लेकर दिल्ली, लाहौर और पंजाब में अटक तक। आधुनिक समय यह ग्रांट टैंक जीटी रोड कहलाती है। इससे पहले सड़क के आजम कहते थे। तो बंगाल से लेके एक हिसाब से पंजाब तक गई, बंगाल से चली दिल्ली, लाहौर और पंजाब में पहुंची।
आगरा से मांडू होते हुए बुरहानपुर तक, आगरा से जोधपुर होते हुए चित्तौड़ तक, और लाहौर से मुल्तान तक। ये 4 सड़कें उसने बनवाई। और इसमें से ये जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे सड़क के आजम भी कहते हैं। शेरशाह ने 1700 सरायों का निर्माण कराया, जिनमें हिंदू और मुस्लिमों के लिए अलग अलग रसोइयों की व्यवस्था होती थी। सराय का प्रमुख सिकदार होता था। सरायों के निर्माण में भटियारा नामक नवीन श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। ये सराय प्रत्येक 2 कोस का मतलब 8 किलोमीटर पर निर्मित थी। कुल 1700 × 8 बराबर 13,600 किलोमीटर का मार्ग सराय की सुविधा से युक्त था। सोचिए, इतने मार्ग पर सरायों का निर्माण हो चुका था। ये लंबाई है। शेरशाह ने स्थानीय अधिकारियों को व्यापारियों और यात्रियों को क्षति न पहुँचे और दुर्घटना में मरने वाले व्यापारियों को क्षति न पहुँचाने के आदेश। व्यापारियों की सुविधा के लिए बहुत सारी चीज़ें की उसने। ये कहिए, कानूनगो ने इन सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा। साम्राज्य रूपी धमनियाँ कहा। देखिए, अगर व्यापार होगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो साम्राज्य मजबूत होगा। एक कॉन्सेप्ट है, ये अवध ओझा सर कहते हैं, ई बराबर ई, इकोनॉमी बराबर एम्पायर। ठीक, अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी है तो आपका साम्राज्य अपने आप बेहतर होगा। ये सराएं द्रुत गति से डाक व सूचनाएं भेजने का कार्य करती थी। अब स्थापत्य कला देखते हैं। शेरशाह अपने जीवित रहते हुए सासाराम, जिसे रोहतास बिहार में सोन नदी के तट पर अपना मकबरा बनवाया, स्वयं अपना मकबरा बनवाया था। यह मकबरा झील के मध्य और चारों ओर से पानी से घिरा है। यह मकबरा अष्टकोणीय है। शेरशाह के मकबरे का बाहरी भाग का डिजाइन मुस्लिम है, लेकिन इसका आंतरिक सजावट हिंदू। ठीक, कनिंघम ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा। शेरशाह एवं उसके पिता हसन खां सूर के सासाराम के मकबरे का वास्तुकार अलीवल खान था। अलीवल खान। कानूनगो ने शेरशाह के मकबरे में कहा, यह बाहर से मुस्लिम एवं अंदर से हिंदू था। तो कानूनगो कहते हैं कि यह बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू था। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में झेलम नदी पर रोहतासगढ़ नामक किला बनवाया। शेरशाह ने दिल्ली में दीन पनाह को तोड़कर पुराना किला बनवाया। दीन पनाह क्या था? हुमायूं ने बसाया एक शहर था पूरा। ठीक है, उसको तोड़कर पुराना किला का निर्माण कराया। अब दीन पनाह ना समझ में आए तो हुमायूं वाला 15 मिनट 16 मिनट का वीडियो देख डालिए। पुराने किले के अंदर ही शेर मंडल नामक अष्टभुजाकार 3 मंजिला मंडल का निर्माण कराया। दिल्ली में शेरगढ़ नगर एवं दिल्ली शेरशाही बसाई। यह 6ठी दिल्ली थी। इसमें लाल दरवाजा एवं खूनी दरवाजा है। हुमायूं ने दीन पनाह नगर का नाम ही शेरगढ़ रखा था। हुमायूं ने ही दीन पनाह नगर का निर्माण शुरू किया, जो शेरशाह इस्लाम शाह ने पूरा किया। शेरशाह सूरी ने इसका नाम शेरगढ़ या दिल्ली शेरशाही रखा। इसे वर्तमान में पुराना किला कहा जाता है। यही दिल्ली का 6ठा शहर था। किला ए कुन्हा नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी ने 1542 में दिल्ली में पुराने किले के अंदर कराया। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया कि किला ए कुन्हा नामक मस्जिद कहाँ पर है और इसका निर्माण किसने कराया। शेरशाह ने पटना नगर बसाया। पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा। कन्नौज नगर को नष्ट करके शेरसूर बसाया। कानूनगो ने शेरशाह को धूल में खिला फूल ये कहा। उसके पास कुछ नहीं था। शेरशाह के पास छोटी सी जागीर थी, वो शिक्षक था, एक संरक्षक था, कुछ नहीं था उसके पास। पिता से मनमुटाव था, लेकिन फिर भी उसने इतना सब कुछ कार्य किया। उसका विजन बहुत अच्छा था। तो कानूनगो कहते हैं कि धूल में खिला फूल था। अब्बास खां ने शेर खां की प्रशंसा करते हुए कहा कि बुद्धिमत्ता व अनुभव में वह दूसरा हैदर था। व्यापार। शेरशाह ने प्रत्येक प्रांत एवं जिले मार्ग में लगने वाली चुंगी को हटाकर केवल 2 चुंगियाँ लगाईं। हर जगह चुंगी लगती थी, वो हटा दिया। एक राज्य में व्यापारिक वस्तुओं को प्रवेश करते समय, दूसरी उसकी बिक्री के समय। अगर प्रवेश हो रही चीज़ें उस समय और दूसरा बिक्री के समय। राज्य के अंदर चुंगी वसूलने के स्थान बंद करने में व्यापार में वृद्धि हो गई। 2.5% सीमा शुल्क बंगाल और सिंधु तट से ही वसूला। तो जो सीमा शुल्क था बंगाल और सिंधु तट से ही वसूला। अब शेरशाह पूरा होता है हम लोगों का। ठीक है, इस बीच में स्वास्थ्य खराब है, आवाज़ थोड़ी सी अभी भी वैसी नहीं है, तो वीडियो नहीं आ पाए हैं 7-8 दिन से,
लेकिन हमारा उद्देश्य रहेगा, हम कोशिश करते रहेंगे कि हर 2-3 दिन में एक वीडियो लेकर आते रहें। आप लोगों का काम सिर्फ इतना है कि आप नोट्स कहीं से भी अरेंज कर लीजिए, कोई भी नोट्स ले लीजिए, बेहतर नोट्स हो, कोई किताब ले लीजिए, वो पढ़िए। लेकिन उसके बाद इस वीडियो के माध्यम से आप रिवीजन कर सकते हैं बहुत बढ़िया से। आप सुनते रह सकते हैं चीज़ें कि अच्छा कैसे चल रही हैं, कैसे पूरा शेरशाह अगर 30-40 मिनट में आप शेरशाह पढ़ आ रहे हैं तो आपको दोबारा, अगर 2 बार आपने ये वीडियो सुन लिया तो आपका काम हो गया। शेरशाह से आए हुए सवाल कहीं नहीं गलत होंगे। और जो ये नोट्स है इसमें हमने यूजीसी नेट तक के क्वेश्चन या उनके लिए जो फैक्ट हो सकते हैं वो भी इन्वॉल्व किए हैं, इस पर वो भी हैं। तो इसका मतलब कि यूपी पीसीएस अगर हमारा टारगेट है तो उसमें थोड़ा सा इससे कम फैक्चुअल आता है डिटेल। यूजीसी नेट ज़्यादा कठिन है क्योंकि वो एक ही स्ट्रीम में अंदर जाता है। जैसे ये अंतर है, ये है यूपी पीसीएस, ये ऐसे ऐसे बढ़ेगा। शेरशाह है तो शेरशाह को ऊपर से टच करेगा, और ये है यूजीसी नेट कि ऐसे जाएगा, क्वेश्चन यहाँ तक पूछेगा इसके अंदर। ये अंतर होता है परीक्षाओं का, तो आप समझिए इसको। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हम अकबर के बाद जहांगीर पर आएंगे और उसके बाद जो भी मुग़ल उत्तराधिकारी हैं उन पर आएंगे। दूसरा ये कि जो हमारी वो सीरीज चल रही थी जहाँ पर हम यूपी पीसीएस के आए हुए क्वेश्चंस कर रहे थे, उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे दोबारा समय मिलते ही। हालांकि नौकरी के साथ थोड़ा सा कठिन है ये करना, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ये व्यवस्था चलती रहेगी कि यहाँ पर आए हुए सवाल आप देख पाएँ। कोई समस्या लग रही है आप हमारे नंबर 7068639293 इस पर संपर्क कर सकते हैं। कुछ भी पूछना चाहें, किसी भी टॉपिक पर आपको लग रहा हो कि कोई सवाल कुछ, या इंडिविजुअल मार्गदर्शन लेना है, किसी को कुछ पूछना है, हम उसके लिए हमेशा तत्पर हैं। आप एक व्हाट्सएप करिए, आपको कोई जानकारी चाहिए वो आपको मिलेगी। तो थैंक यू सो मच। आप हमारा वीडियो सुने, इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं। नया इनिशिएटिव है। थैंक यू सो मच।